हेलो एवरीवन, आज हम कारक यानी केस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। ठीक है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसके साथ हो? वाक्य के दूसरे जो शब्द हैं उनके साथ हो तो हम उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अगर आप यहाँ उदाहरण देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि लिखा है कविता राम देखती है। अगर हम किसी वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग ना करें, ठीक, जहाँ पे ज़रूरत हो, कभी कभी होता है वाक्य में नहीं भी लगाते हैं तो भी वहाँ उसका लोप हो जाता है, मतलब कि वहाँ उसका सेंस निकलता है कि यहाँ कारक ये प्रयोग हो सकता है और पूर्ण अर्थ भी प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे लिखा है कविता राम देखती है, तो क्या कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं ना। अगर हम वही कारक जो है को, ठीक है, हम कर दें कविता राम को देखती है, ठीक, तो इससे हमें पता चल जा रहा है और पूरा पूरा इसका क्या हो जा रहा है? संबंध भी प्रकट हो जा रहा है। कौन किसको देख रहा है? तो राम को कौन देख रही है? कविता देख रही है। ठीक, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए विभक्ति लिखा हुआ है। तो विभक्ति क्या है कि कारक सूचित करने के लिए, ठीक है, कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विभक्ति कहेंगे। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है या शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग कब लगता है? शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये जो हमने कहा विभक्ति, इसका क्या प्रयोग है वो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कारक लिखे हुए और उसकी विभक्ति कौन सी प्रयोग की जा रही है। ठीक, तो ये देखिए पहला जो है, टोटल जो कारक है वो कितने हैं हमारे? 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पे देखिए जो विभक्ति इनके साथ प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से, संबंध काकी के रारे रे नानी ने, ठीक, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे हो अरे ए रे अजी। ठीक, ऐसे पढ़ने के साथ अपने नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो ये इतना सारा लिखा हुआ ये आपको फिर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि किसी वाक्य में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये वाक्य अशुद्धि में अक्सर दिए जाते हैं, ठीक है, और अलग से भी इनसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, बताइए निम्नलिखित वाक्यों में किसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है या कर्म कारक को पहचानिए। ठीक, तो इस तरीके से तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ लिखा है कर्ता ने, ठीक, तो यानी कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? ने। फिर यहाँ पे है कि कर्ता में क्या होता है कि कर्ता कारक में कि क्रिया को करने वाला, कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करे उसे हम कर्ता कहते हैं। इसके साथ कभी कभी विभक्ति ने का प्रयोग नहीं भी होता है। ठीक, कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी नहीं होता है। नहीं होता है यानी वो उसमें क्या होता है? छिपा हुआ होता है, वो सेंस दे रहा होता है। जैसे लिखा है तनु गाना गा रही है, तो किसने गाना गाया? तनु ने गाना गाया, तो तनु ने गाना गाया या फिर तनु गाना गा रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो अगर हम कौन गाना गा रहा है, कौन का निकालें, कौन प्रश्न पूछें, तो उससे जब अगर हमें आंसर मिल जाए तो यानी वहाँ पे क्या है? कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगर यहाँ देखें हम कर्म कारक, कर्म का क्या है? विभक्ति को, तो यानी कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या है? को। कर्म कारक के अंदर क्या होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की, किसके? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है यानी क्रिया का फल पड़ता है उस और तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। और यहाँ पे जो विभक्ति है को, उसका कभी कभी प्रयोग होता भी है और कभी कभी प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो लिखा है राम ने श्याम को पीटा, तो अगर हम यहाँ पे एक प्रश्न करें किसको, ठीक है, किसको,
तो राम ने किसको पीटा? तो राम ने श्याम को पीटा। तो जो श्याम को है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्म कारक हो जाएगा, यानी क्रिया का फर्क किसको पड़ रहा है? क्रिया का फल जो है वो किस पर पड़ रहा है? श्याम पे पड़ रहा है। ठीक है, पिटाई किसकी हो रही है? श्याम की हो रही है। चोट किसको लग रही है? श्याम को लग रही है, यानी फल किस पे पड़ रहा है? श्याम पे पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह। अब हम देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यानी करण में जो विभक्ति प्रयोग होती है वो कौन सी होती है? से और द्वारा। ठीक, अब करण कारक में क्या होता है? तो इसमें देखते हैं जिस साधन के द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। ठीक, जिसके द्वारा हम क्रिया को पूरा करते हैं या जिस भी साधन का प्रयोग करके हम क्रिया को पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है राम लेखनी से लिखता है। तो अगर हम ये प्रश्न यहाँ पे पूछ लें कि राम किससे लिखता है, तो हो जाएगा लेखनी से। अगर यही हम कहें राम बैलगाड़ी से जाता है, तो हम यहाँ प्रश्न पूछे राम किससे जाता है? बैलगाड़ी से जाता है। तो यानी जब ये साधन, जाना जो है क्रिया है, हमको उसके लिए कौन से साधन का यूज़ कर रहे हैं? कौन से साधन का प्रयोग कर रहे हैं? बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से। अपादान जो है, ठीक है, उसके लिए कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? से। अब तो आप कहेंगे कि से यहाँ पे भी लगा है, से यहाँ पे भी लगा है, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो से है, ठीक, अपादान वाला, ये हमेशा अलगाव को दिखाएगा। दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही होंगी, उस स्थान पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, चलिए हम देखते हैं कि अपादान कारक में क्या है। इसमें देखिए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। ठीक है, कोई वस्तु संज्ञा या सर्वनाम से जो कि अलग हो रही हो, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पता चले कि कोई वस्तु जो है वो क्या हो रही है? वो अलग हो रही है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे लिखा वृक्ष से पत्ता गिरता है। पहले पत्ता किससे जुड़ा हुआ था? वृक्ष से जुड़ा हुआ था। अब वो किससे अलग हो रहा है? तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, जहाँ पे भी अलगाव हो। ठीक, जैसे राम बाजार से घर जाता है, तो यानी बाजार में था पहले, अब वहाँ से उसका क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, वो वहाँ से अब हट रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अलगाव की स्थिति ही रहेगी और इस तरह ये क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अब देखिए संबंध, तो इसको जब याद करिए तो ऐसे ही सीक्वेंस में याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने। ठीक, अब इसको हम देखते हैं संबंध कारक में क्या होता है। संबंध कारक किसी वस्तु के साथ संबंध न बतलाकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करे। ठीक है, संबंध कारक जो है वो किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं बताता है, बल्कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। इसमें जो विभक्ति जो बनती है वो कौन कौन सी होती है? जैसे मेरा, मेरी, उनका, उनकी, अपना, अपनी। ठीक, पढ़ने के साथ अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विभक्ति बनती है वो कौन सी बनती है? मेरा, मेरी, उनका, उनकी, अपना, अपनी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उदाहरण है मेरी पुस्तक खो गई है। ठीक है, यह संबंध बता रहा है ना, पुस्तक तो है पर किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। ठीक, खो गई है, तो यानी ये क्या है? ये हमारा संबंध कारक है। ठीक है, वो जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है? मेरे से है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं अपनी पुस्तक मैंने अपनी पुस्तक लिखी है, तो किसकी पुस्तक लिखी है? तो मैंने अपनी पुस्तक लिखी है। किसकी? अपनी लिखी है। तो यहाँ पे जो संबंध है पुस्तक का किससे? अपनी से है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से संबंध का के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर विषय में। अब यहाँ पे क्या है? अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगती है? में पर विषय में। अब यहाँ पे हम देखते हैं अधिकरण कारक क्या होता है।
संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, ठीक है, कि किस आधार पे क्रिया की जा रही है, ठीक है, उसका आधार क्या है। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, जैसे आधार का बोध हो, ठीक। तो उदाहरण क्या है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो किस पर रखी है, मेज पर रखी है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये शब्द यहाँ पे विभक्ति दी हुई है और इसी का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, ठीक है। तो अगर आपको वो विभक्ति याद रहेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये वाले जो शब्द हैं ये कहाँ पे उसमें वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं, और उसके आधार पे आप बहुत कम समय में समझ पाएंगे कि हाँ, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है या कौन से कारक का प्रयोग हो रहा है, ठीक। अब है संबोधन। संबोधन में क्या है, हे, हो, अरे, ए, रे, अजी, ठीक। इसमें संबोधन कारक में देखते हैं जिस शब्द से किसी वस्तु को पुकारने का बोध हो, ये पता चले कि हाँ, कोई किसी को बुला रहा है, ठीक है, उस सेंस में जब इसका प्रयोग हो तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे। अब यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखा है राम इधर आओ, ठीक। तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये जो चिन्ह है ये क्या दिखाता है, ये संबोधन को दिखाता है, ठीक है। फिर लिखा है हे प्रभु मुझ पर कृपा करना, ठीक। तो हे प्रभु, फिर ये हमने संबोधन चिन्ह लगाया, तो हे प्रभु मुझ पर कृपा करना, ठीक। तो इस तरह हमें ये जो चिन्ह है, ठीक, इसी से ही हम पकड़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा कारक यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो ये संबोधन कारक का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और आप पढ़िएगा और साथ में नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।